सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो मैं निशांत कुमार सीएसएम में प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम देखें करंट अफेयर्स आखिर पढ़ा कैसे जाए। एक करंट अफेयर्स का एक रेवोल्यूशनरी वीडियो के तौर पे ये आपको देखा जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर एस्पिरेंट गलती ये करते हैं कि हमेशा वो करंट अफेयर्स के क्रिप्स नोट्स पढ़ते हैं एंड करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स के लेक्चर देखते हैं। तो चलिए उसको पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, देखा जाए करंट अफेयर्स आखिर पढ़ना कैसे है। तो पहला आर्टिकल है हमारे सामने डायरेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट से। यहां से हमने ये आर्टिकल उठाया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट से। तो ये आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द G20 एंड व्हाई डज इट मैटर। G20 क्या है और ये आखिर इसका मैटर क्या है। चलिए, तो इस जब ये रिपोर्ट आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है गौर से देखते हैं। दिस ईयर G20 समिट इज टेकिंग प्लेस इन साउथ अफ्रीका, मार्किंग द फर्स्ट टाइम एन अफ्रीकन नेशन हैज होस्टेड द समिट। ये फर्स्ट टाइम है, तो ये प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द समिट इज टेकिंग प्लेस ऑन द 22 एंड 23 नवंबर अंडर द थीम सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी मींस एकजुटता, मींस यूनिटी, हार्मनी, उसी को सोलिडेरिटी कहेंगे। एंड इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या। तो सस्टेनेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये टर्म है सस्टेनेबल। तो इसका ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो ये 1987 में एक रिपोर्ट आया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया, उसमें ये टर्म को डिफाइन किया गया सस्टेनेबल को। एंड आपको जान के हैरानी होगी, ये जो ब्रंटलैंड थी ये कौन थी, ये नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। एंड ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था, तो 1987 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 1987 के यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में ब्रंटलैंड रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें सस्टेनेबल टर्म का मीनिंग डिफाइन किया गया। उसके बाद 1991 रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट में इसी रिपोर्ट के आधार पे, एक्सक्यूज मी, ओके, तो 1991 में रियो अर्थ समिट में इसी रिपोर्ट के आधार पे एजेंडा 21 को अनाउंस किया गया। एंड एजेंडा 21 क्या था, तो ये 21st सेंचुरी का डेवलपमेंट प्लान्स था, जो सारे सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलकर बनाते एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि फ्यूचर का कोई भी रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सके प्रेजेंट के नीड्स के मुताबिक। तो ये था आपका सस्टेनेबल टर्म का अभी तक का इवोल्यूशन। तो आते हैं अपने आर्टिकल पे, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ये था हमारा मेन थीम ऑफ G20। फिर से रिपीट करता हूं, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये था हमारा पहला आर्टिकल इस G20 पे, जो कि डायरेक्ट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट से। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, व्हाट इज द G20। G20 आखिर है क्या। द G20 इज अ फोरम ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड दैट मीट्स रेगुलरली टू डिस्कस द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। तो G20 एक ऐसा सम्मेलन है जहां पे मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं। क्या चीज डिस्कस करने के लिए, अपने प्रॉब्लम, जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है उसके प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशन को ये डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल बॉडीज। हालांकि अगर आप किसी से पूछेगा G20 में कितने कंट्रीज है तो वो बोलेंगे 20। हालांकि ये सही बात नहीं है। G20 में 19 कंट्रीज है एंड 2 रीजनल बॉडीज है। आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई भी पूछे ये 19 कंट्रीज आखिर है कौन कौन, तो इसका एक ट्रिक है, चलिए मैं आपको बताता हूं इसका ट्रिक। इसका ट्रिक है गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। ये है G20 के कंट्रीज के को रिमेंबर करने का ट्रिक। गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। जी फॉर जर्मनी, मूव क्यों हो रहा है ये,
ओके हाँ, तो जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूके, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूएसए, जे फॉर जापान, आई फॉर इटली, एस फॉर सऊदी अरेबिया, आई फॉर इंडोनेशिया, टी फॉर टर्की, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ कोरिया, सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर कनाडा, एंड आई फॉर इंडिया, एम फॉर मेक्सिको। तो ये था G20 का 19 कंट्रीज। गुरु जी सीता एसएससी एफसीआई में काम करती है। जर्मनी, यूके, रशिया, यूएसए, जापान, इटली, सऊदी अरेबिया, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ये था आपका ट्रिक G20 कंट्रीज को रिमेंबर करने का। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। तो वही दे रहा है, द कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल बॉडीज। द कंट्री मेंबर्स आर, जैसा कि मैंने आपको सारा बता दिया इसका ट्रिक, उसके साथ आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब आया द G20 स्टार्टेड इन 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस as a forum for finance ministers and the central bank governors from the major developed and emerging economies to discuss the global financial issue। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहला चीज, अगर आप कोई भी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक टर्म का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक अच्छे एस्पिरेंट का, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी एस्पिरेंट का ये सबसे अच्छा बिहेवियर होना चाहिए कि उसको करंट अफेयर्स डायरेक्ट रिपोर्ट से पढ़ना चाहिए एंड उस रिपोर्ट का एक एक टर्म का एनालिसिस करना चाहिए। तो इसमें पहला टर्म आया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा टर्म आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये दोनों टर्म क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, इसको शुरुआत से पहले अगर हम देखा जाए तो ये .com क्राइसिस एक हुआ था, .com बबल यूएसए में। ये क्या था चलिए बताता हूं। तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW को लाइव किया गया एंड 1991 में WWW को पब्लिक किया गया, मतलब कोई भी इंटरनेट यूज कर सकता था। इसी के आगे का डेवलपमेंट हुआ 1993 में, जब मोज़ेक नाम की पहली इंटरनेट ब्राउजर कंपनी को डेवलप किया गया। तो जैसे ही ये डेवलपमेंट हुआ, यूएस का इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का क्रेज अपने चरम सीमा पे था। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी कंपनी वहां से इमर्ज कर गई जिनका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। अगर मेरे पास कोई कंपनी अगर मैं बना रहा हूं एंड मेरे पास कोई बिजनेस मॉडल भी नहीं है, फिर भी मैं कोई अपना कंपनी लाइक सिविल सेवा मार्गदर्शन.com लॉन्च कर दूंगा एंड इन्वेस्टर से अगर फंडिंग ले लूंगा, ठीक है, तो फिर मैं उनको रेवेन्यू दूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास वो बिजनेस मॉडल ही नहीं है, बस एक आइडिया है। यही हुआ यूएसए में, मैक्सिमम जो कंपनी थी उनके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं था, फिर भी कंपनी का जो संख्या था वो 50,000 क्रॉस कर गया एंड जो इंटरनेट यूजर की संख्या थी वो 50% इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू 1991। इसके बाद क्या था, इन्फ्लेशन हिट किया यूएसए को। इन्फ्लेशन हिट किया तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपना जो वहां के फेडरल बैंक है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। तो जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया तो इन्वेस्टर्स ने जितने पैसे लगाए थे उन्होंने वहां से निकाल के बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जहां अच्छा रिटर्न होगा वहां एज एन इन्वेस्टर मैं वहीं पैसा डालूंगा, जिसके कारण वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। एंड उसी 1-2 साल के बाद क्या हुआ कि उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सितंबर के महीने में। तो इसके कारण से और भी वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। इसी को कहा जाता है .com क्रैश। इसी से आगे रिलेटेड आता है आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर यूएसए का मार्केट कमजोर हो गया एंड मेरा रुपया ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं कहां इन्वेस्ट करूंगा, आप बताइए। यूएसए में तो करूंगा नहीं। तो इसके
इसमें क्या हो रहा था कि जापान का जो येन था, जापान की जो ऑफिशियल करेंसी है, उनका जो येन है वो काफी स्ट्रांग हो चुका था, एंड उनका जो मार्केट सप्लाई था वो सही से काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट उनका इतना महंगा हो जा रहा था उनके करेंसी स्ट्रांग के कारण कि वो अपना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वहां के जो इन्वेस्टर्स थे उनको एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए था कि जहां पे वो अपना मनी को इन्वेस्ट करें एंड मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से खींच लें। तो इसके कारण उन्होंने अपना कंट्री सर्च करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपना जो सारा पैसा था एशिया के थाईलैंड थाईलैंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर थे, जितने भी लाइक जापान लाइक कंट्रीज, उन्होंने थाईलैंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो थाईलैंड का इकोनॉमी था 2 साल के अंदर में 6% जीडीपी ग्रोथ से डायरेक्ट 23% जीडीपी ग्रोथ पे चली गई। एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई हो गया। एंड ये तो हो गया थाईलैंड का इमरजेंस का कहानी। एंड इसके कारण क्या हुआ, थाईलैंड तो एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, थाईलैंड एक्सपोर्टिंग नेशन था, तो इसको सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होंगे। तो ये रॉ मटेरियल से कहां से लेंगे, तो अगल बगल के कंट्री से, जहां से ये इंपोर्ट करेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं कोई चीज बना के, तो मुझे बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो लगेगा। अगर वो चीज मेरे घर पे नहीं हो रहा है तो मैं अपने बगल वाले से लूंगा, ठीक है। तो मैं अगर बगल वाले से आज अगर मैं कोई चीज खरीदा, उसको बना के बेचा, तो मेरा भी फायदा हुआ एंड बगल वाले का भी फायदा हुआ। अगर मैं ज्यादा बेच रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा मैं खरीद रहा हूं, एक हाथ से लूंगा तभी दूसरे हाथ से दूंगा ना। तो मैं इसके कारण क्या हुआ, थाईलैंड ने बाकी कंट्रियों से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण बाकी कंट्री भी डेवलप करने लगे। तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये हुआ कि पूरा एशिया डेवलप करने लगा। अब देखिए क्या हुआ, इसी के साथ एक इमरजेंस हुआ यहां से चाइना का, जो कि मेजर डेवलपिंग नेशन बनना स्टार्ट हुआ। तो थाईलैंड से ज्यादा प्रॉफिट चाइना में मिल रहा था, क्योंकि थाईलैंड का जो पॉपुलेशन था वो 6 करोड़ पीपल के ही थे, एंड ये अपना पोटेंशियल जीडीपी ऑलरेडी हिट कर चुका था 2007 तक। पोटेंशियल जीडीपी वो टर्म है, मतलब कोई भी कंट्री का एक पोटेंशियल लेवल पे, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, वही होता है पोटेंशियल जीडीपी। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो मतलब मैक्सिमम लेबर इफिशियंसी को हिट कर गया था थाईलैंड यहाँ पे 2007 में। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक्सपोर्ट 23% के बाद जीडीपी बढ़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हिट कर गया था। 6 करोड़ लोग में मैक्सिमम लोग इंप्लॉयड हो गए थे। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए था प्रॉफिट, तो उन्होंने अपना पैसा निकाल के डालना चालू किया चाइना में, क्योंकि यहाँ पे लेबर भी सस्ते मिल रहे थे आपको, यहाँ पे मैक्सिमम मैन पावर थे, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन काफी ज्यादा था थाईलैंड से। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा थाईलैंड से डालना स्टार्ट किया चाइना में, जिसके कारण थाईलैंड का जो करेंसी वैल्यू था वो 60% से नीचे गिर गया। जो थाईलैंड का जो करेंसी वैल्यू था वो 60% से नीचे गिर गया ग्लोबली। एंड थाईलैंड का जो एक्सपोर्ट था, जो ऑल टाइम हाई था, वो ऑल टाइम लो हो गया। अगर थाईलैंड ही एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ये कोई इसके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अगर बंद हो रहे हैं, तो ये इंपोर्ट भी नहीं करेगा। अगर ये इंपोर्ट नहीं करेगा तो जिन कंट्रियों से ये रॉ मटेरियल खरीदता था उनसे भी नहीं खरीदेगा, तो वो कंट्री भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके कारण एक कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ एंड पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ये था आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके बारे में ये आर्टिकल में दिया हुआ है। द G20 स्टार्ट इन 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब सेकेंड टर्म है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसको भी समझते हैं जल्दी से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है। तो हमने देखा था डॉट कॉम क्राइसिस, ये सब इससे पहले वाले स्लाइड्स में। तो उसके कारण क्या हुआ था, यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आया। तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 6.75% से गिरा के 1.5% कर दिया। अगर इतना इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा तो एज एन इन्वेस्टर मैं कहां पे अपना पैसा रखना पसंद करूंगा, बैंक में जहां पे मुझे 1% मिल रहा है, या स्टॉक मार्केट में जहां पे मुझे 2% मिल रहा है। तो मेरा ऑप्शन होगा कहीं नहीं, क्योंकि 1.5% या 2% के लिए मैं अपना मनी यहाँ नहीं डालूंगा। तो मैं अपना मनी डालूंगा कहाँ, तो उस समय यूएस में क्या हुआ, क्रेज आया रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का तो जितने भी लोग थे उन्होंने 1.5% पे लोन उठाया एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब घर खरीदना स्टार्ट कर दिया। एंड यूएस की जो फेडरल रिजर्व थी इतना कम परसेंट इंटरेस्ट रेट किया, जिसके कारण जो बैंक थे यूएस के,
उन्होंने लेंडिंग स्टार्ट कर दिया उनको भी, जो कि सब प्राइम बोरोवर्स थे, सब प्राइम बोरोवर्स। इसका मतलब ये होता है जिनका क्रेडिट हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं हो, ठीक है, मतलब जो पैसे लेके टाइम से नहीं चुका सके, सब प्राइम बोरोवर्स उनको कहा जाता है। तो यूएस के जो बैंक थे उन्होंने सब प्राइम बोरोवर्स को भी पैसे देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इन्होंने भी घर खरीदा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ कि अगर मैं ज्यादा बैंक अगर मैं बैंक हूं, अगर मैं सबको पैसा बांट रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास हो जाएगा लिक्विडिटी क्राइसिस, मतलब मेरे डेली टू डेली एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैं ज्यादा प्रॉफिट की तरह देख के अपना सारा पैसा लगा दिया उसमें, ठीक है। तो इसके बाद जब इसको क्राइसिस हुआ, यूएस के बैंक को क्राइसिस हुआ, तो इसने क्या किया, अगर मैं आपसे अगर आपको लोन देता हूं, मैं बैंक हूं, अगर आपको लोन देता हूं, ठीक है, ये हूं मैं बैंक एंड ये है आपको खरीदना है घर, तो मैं क्या करूंगा कि एक मॉर्गेज रखूंगा। मॉर्गेज क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मॉर्गेज वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मैं आपको लोन दिया आप नहीं चुका पाए तो मैं उसी को बेच के अपना रिकवरी कर लूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे मॉर्गेज दिया, मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है, ये सर्किल देख रहे हैं, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे मॉर्गेज दिया, एंड इसी मॉर्गेज के बदले पैसा मैंने आपको दे दिया। ये था यूएस का कहानी बैंक का। तो जब मेरे पास लिक्विडिटी क्राइसिस आया तो बैंक जो क्या किया, वहां की जो कंपनीज थी इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो सारे मॉर्गेज को मिला दिया बैंक ने। देखिए सारे मॉर्गेज को मिला दिया, ये मेरा मॉर्गेज, ये आपका मॉर्गेज, ये आपके पड़ोसी का मॉर्गेज, ठीक है, तीनों का मॉर्गेज। मैंने लोन लिया था अपना मॉर्गेज देके, आपने लोन लिया बैंक से अपना मॉर्गेज देके, एंड आपके पड़ोसी ने भी अपना मॉर्गेज देके। तो जब बैंक के पास क्राइसिस आया तो बैंक ने तीनों मॉर्गेज को मिला के एक मॉर्गेज बनाया, जिसका नाम था कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, सीडीओ, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। तीनों मॉर्गेज को मिला के एक नया मॉर्गेज बनाया जिसका नाम था कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन, और इसको बेच दिया गया इन्वेस्टमेंट कंपनियों को, ठीक है। तो फिर से अच्छे से स्लाइड में देखते हैं, तो ये बैंक है, ये और ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई और ये बैंक हो गई, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा सीडीओ, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशंस, एंड ये मुझे देगा पैसा। इसका क्या काम होगा सीडीओ का, कि जिसके पास ये होगा सीडीओ, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन, तो जो लेंडर है मतलब जो बोरोवर है वो इन्हीं को पेमेंट करेंगे, बैंक को नहीं करेंगे। बैंक अपना मुफ्त हो गया है, बैंक इससे मुक्त हो गया। अब जो जो भी बोरोवर्स थे ये बोरोवर्स हो गए, अब ये डायरेक्टली पेमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी को, बैंक का लेना देना खत्म, ठीक है। तो आप सोचोगे कि बैंक इनको क्यों दे दिया, एंड ये क्या जरूरी था कि इनका खरीद दिया। तो अगर मान लीजिए 1 लाख का लोन है, ठीक है, 1 लाख का लोन है, ठीक है, तो बैंक इसे मात्र 95,000 ही रिसीव करेगा मनी बेचने के टाइम में, जो बाकी का 5,000 हो गया, ये हो गया इसका कमीशन, ये हो गया इसका कमीशन। दैट्स वाई इसने ये खरीदा। बट आप बोलोगे कि सर सब प्राइम बोरोवर्स का भी तो था जो इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं था, तो उनका मॉर्गेज कैसे खरीदा गया इन्वेस्टमेंट कंपनियों के द्वारा। तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एआईजी, वो बोली कि जो भी सब प्राइम बोरोवर्स है उनका जो मॉर्गेज है मैं इंश्योर करता हूं, अगर वो लोग अपना टाइम पे पैसे नहीं चुका पाए तो मैं उनके बदले पैसे दे दूंगा, ठीक है। मतलब एक तीसरी कंपनी का एंट्री हुआ, उन्होंने बोला कि अगर ये अपना पैसा तुमको नहीं चुकाएगा तो इसके बदले मैं पैसा दे दूंगा। मान लीजिए इंडिया में अगर वो टाटा कंपनी कहती है तो कौन बैंक नहीं अलाउ करेगा, कौन कंपनी वो मॉर्गेज को नहीं खरीदेगी, चाहे उसका कैसा भी क्रेडिट हिस्ट्री हो, बिल्कुल खरीदेगी। तो इसने इंश्योर कर दिया, तो ये अपने चरम पे था। फिर यूएसए में इन्फ्लेशन हिट किया, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन हिट किया, उसके बाद बैंक ने अपना 1.5% से इंटरेस्ट रेट लेके ले गए 6.75% पे। अब देखिए अब बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने लगा, तो मैं रियल एस्टेट से क्या
करूंगा कि अपना सारा पैसा खींच लूंगा फिर बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, क्योंकि यह सबसे सेफ है, सबसे सेफ है बैंक, एंड यहाँ से मुझे फिक्स रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, एंड जो भी लोन ले रहे हैं उनको तो ये महंगा लोन मिलेगा अब। ठीक है, तो जिनके पास, जिनका पहले से क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं, उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया अब, क्योंकि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो वो बैंक को इतना ज्यादा लोन कैसे दे पाते, तो उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा स्टार्ट हुआ कि जैसे कि मॉर्गेज जो था वो तो बिकाने लगा, तो जो घर की सप्लाई थी वो डिमांड से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब डिमांड कम बचा एंड घर का सप्लाई ज्यादा हो गया। तो ऐसे में अगर मैं 20 लाख का कोई घर खरीदा हूं, उसका दाम अभी हो गया 10,000 रुपया, तो अगर मैं 20 लाख के लोन पे लिया हूं तो क्या मैं उसे चुकाऊंगा? ऑब्वियसली टेंडेंसी है कि मैं सोचूंगा कि अब तो 10,000 हो गया, अब क्या चुकाऊं। तो जो अच्छे कस्टमर्स थे उन्होंने भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो एआईजी कितना पैसा सबका देती, ठीक है, एआईजी कितना पैसा सबका देती, तो 15 सितंबर 2008 को एआईजी का पैसा हुआ समाप्त, एंड लेहमैन ब्रदर्स जो बैंक थे वहां के, वो हो गया बैंकक्रप्ट। इसी को कहा जाता है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। एंड ये जो इन्वेस्टर कंपनी थी जिन्होंने सीडीओ खरीदा था, वो तो बस यूएसए के थे नहीं, वो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वो सब हो गई बर्बाद, क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिल पाया। यही था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का कहानी। ये काफी शॉर्ट लेक्चर, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, वरना एक डिटेल्ड लेक्चर इसका जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए, इट ग्रू इनटू द लीडरशिप समिट, तो 2007 से 9 के बाद एक लीडरशिप समिट में ये इमर्ज किया G20, वेयर द the presidents and the prime minister could get together in the 2 days to solve the world economic problems after the first meeting of the G20 in Washington DC। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट मीटिंग G20 का कहां हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कब? 2008 में। वाज कन्वेन्ड ट्वाइस ईयरली, एंड ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि पहले का जो G20 होता था एक साल में 2 बार होता था। अब देखिए, ये रिपोर्ट से पढ़ने का डायरेक्ट फायदा है, ये न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, कोई बुक में नहीं होगा, ये डायरेक्ट IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट का रिपोर्ट है, इसलिए इन्होंने पूरा बताया। तो आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 लीडर्स इन वाशिंगटन डीसी इन 2008, the summit was convened twice yearly for a period starting with London and Pittsburgh in 2009। 2009 में 2 बार हुआ ये, एक लंदन में एंड एक पिट्सबर्ग में, फॉलोड बाय टोरंटो एंड सियोल इन 2010। और 2010 में भी ये 2 बार हुआ, एक है टोरंटो में, एक है सियोल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन 2 साल था जब G20 दो बार हुआ, तो 2009 या 10। अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर G20 कितने बार 2 बार एक साल में हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 बार, 2009 और 2010। ठीक है, उसके बाद इसको ईयरली कर दिया गया, एनुअल फिक्सर कर दिया गया, मतलब एक साल में एक बार होगा। ये था आपका G20 का पूरा चिट्ठा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी हो गया, ओके। ये आर्टिकल रह गया क्या? Okay. The World Economic Forum 56th annual meeting January 19 to 23 January 2026 in Davos, Switzerland gathers leaders across the geography, industry and generation under the theme A Spirit of Dialogue। ये डावोस समिट का न्यूज है, डायरेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट से लिया गया है, एक प्रॉपर रिपोर्ट है ये। तो इसमें कहा जा रहा है कि 19 to 23 जनवरी 2026 में डावोस में समिट होगा, जिसका थीम होगा स्पिरिट ऑफ डायलॉग। स्पिरिट ऑफ डायलॉग इसका थीम होगा। कब होने वाला है? 19 से 23 जनवरी 2026 में। डावोस समिट क्या होता है? डावोस एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, जहां पे सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एंड अलग अलग मिनिस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स आते हैं, एंड वहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट्स मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लेके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है as World AMR Awareness Week begins, the expert warned the antimicrobial resistance AMR could lead to 10 million death annually। AMR पे है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएससी एग्जाम्स के, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफी उसका फेवरेट टॉपिक है। तो इसका ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डायरेक्ट साइट का रिपोर्ट है। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इन 1928 Alexander Fleming discovered the first antibiotic penicillin।
and by 1930s the first antibiotics had become the commercially available. आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डेवलप किया, उन्होंने डेवलप नहीं किया, एक्सीडेंटल डेवलप हुआ, इसलिए इस रिसर्च को एक्सीडेंटल रिसर्च कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि स्कॉटिश साइंटिस्ट है, जिनका लंदन में लैब था, तो एक मॉर्निंग जब वो लंदन में आते हैं सुबह सुबह, तो देखते हैं कि उनका जो बैक्टीरिया वाला जो माइक्रोस्कोप का जो प्लेट होता है उस पे अजीब सा एक मोल्ड लग चुका है, मतलब फंगस। ठीक है, उन्होंने एक लिक्विड सेग्रीगेट किया जिसके कारण जो वहां के बैक्टीरिया थे वो मर चुके थे। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उस जो लिक्विड था उसका नाम था पेनिसिलियम नेक्टम। तो उस फंगस ने क्या रिलीज किया? पेनिसिलियम नेक्टम, जो कि बैक्टीरिया को किल कर दिया था। तो उन्होंने देखा, तो फिर से उन्होंने एक फंगस लिया, उसे डेवलप करवाया एंड फिर वो एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया सही में, मतलब उन बैक्टीरिया का डेथ होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी कारण से इसको एक्सीडेंटल रिसर्च कहा जाता है। एंड आपको जान के हैरानी होगी 1930 से 1950 तक ये जो एंटीबायोटिक है, इन्होंने 20 करोड़ पीपल के लाइफ को सेव किया था, जो कि आज वही मौत का कारण बन रहे हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड जो कहा जाता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड इसी के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो ये समझते हैं कि आखिरकार ये एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, तो फर्स्ट थ्योरी है सेल वॉल, सेकेंड राइबोसोम। तो अगर सेल वॉल थ्योरी पे देखा जाए तो हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो सेल वॉल के दुश्मन होते हैं। लाइक अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास तो सेल वॉल होता नहीं है, इसलिए हमें अफेक्ट नहीं कर पाता है। बट बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए एंटीबायोटिक्स का, अगर इसका देखा जाए केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक्स का, ये है एंटीबायोटिक्स का केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसका जो ये पार्ट हो गया, इसको कहा जाता है बीटा लैक्टम रिंग। तो जो एंटीबायोटिक्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर हुआ, जिसका ये जो बॉक्स हुआ, इसको कहा जाता है बीटा लैक्टम रिंग। इसमें क्या करता है बीटा लैक्टम रिंग में, अगर पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर है, अगर पेनिसिलिन को अगर बैक्टीरिया पे डाल देंगे तो बैक्टीरिया को इसमें वो कैद कर लेगा एंड इसी में बैक्टीरिया अपना ही सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर लेगा, मतलब सेल्फ सुसाइड कर लेगा। यही है एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर एंड इसी को कहा जाता है बीटा लैक्टम रिंग। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंड एंटीबायोटिक्स को अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंड एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। नाम से ही आपको पता चल जाएगा एंटीबायोटिक दो तरीके के होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो बैक्टीरिया को डेथ का कॉज बनते हैं, बट जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ये बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देते हैं। क्योंकि अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है तब तक काफी डेवलप हो जाएगा एंड बैक्टीरिया से फाइट करने का खुद ही क्षमता डेवलप कर लेगा। तो एंटीबायोटिक का ये थ्योरी है। ठीक है, तो सेल वॉल थ्योरी हमने देख लिया एंड सेकेंड थ्योरी पे अब आते हैं। सेकेंड थ्योरी क्या थी? राइबोसोम थ्योरी। बैक्टीरिया में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए था 60S राइबोसोम या 70S। हमारे में कौन सा राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में 80S, बैक्टीरिया में 60 या 70S आपको पाया जा सकता है। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 80S राइबोसोम पे अफेक्ट नहीं करते हैं, वो नीचे वाले राइबोसोम पे अफेक्ट करते हैं, 60S एंड 70S वाले पे, जिसके कारण जो उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है राइबोसोम का, उसको ब्रेक कर देता है एंड बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। ये हो गया थ्योरी आपका एंटीबायोटिक्स का। बट अगर वही उसको हम लोग एक्सेस लेने लगेंगे तो हमारे में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हमारे के ऊपर एंटीबायोटिक्स ही काम नहीं करेगा। जिसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, पहले के जमाने में मॉस्किटो कॉइल जलता था तो सारे मॉस्किटोज चले जाते थे, बट अगर आप आज मॉस्किटो कॉइल जलाइएगा तो देखिएगा उस पर 2 मच्छर उसी पे बैठे हुए हैं।
तो ये है उनका रेजिस्टेंस आ गया है। तो इसी तरीका से एंटीबायोटिक्स का भी हमारे में रेजिस्टेंस आ गया है, यानी डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए नहीं आया है। इसी के एक ड्रग था डाइक्लोफेनाक, ये पेन किलर था, ठीक है। इसको हमने सिप में देना स्टार्ट किया, गोट्स में देना, काउ में देना स्टार्ट किया। जब काउ मरते थे तो उनका जो मीट था वो वल्चर्स खाते थे, ठीक है, जो टॉप लेवल के प्रेडेटर हो गए। तो डाइक्लोफेनाक उनके में चले जाने लगा, जिसके कारण उनका मौत होना स्टार्ट हो गया। तो वैसे ही एंटीबायोटिक्स है, अगर सिर्फ हम नहीं खा रहे हैं फिर भी हम दूसरे को खिला रहे हैं, फिर वही चीज हम फिर कंज्यूम कर, लाइक चिकन हो गया, ठीक है, गोट्स हो गए, तो इसमें अगर हम एंटीबायोटिक्स उनको दे रहे हैं, एट लास्टली हम ही खा रहे हैं उनको, तो एंटीबायोटिक्स उनके में हमारे में ट्रांसफर होगा, जिसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक टर्म कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसके कारण एंटीबायोटिक्स हर लेवल के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, इसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। एंड उसी के ऊपर ये आर्टिकल था, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आ गया, AMR occurs when microbes, bacteria, fungi, parasite and viruses evolve to the point where antimicrobial drugs that previously worked against them are no longer effective. As a result of this drug resistance, infection spread and become harder to treat. चलिए आगे आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अपॉइंट्स पास्कल डोनावे एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर। ये जो न्यूज है डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साइट से है। जैसा कि मैंने कहा, करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं होता है, आप इन साइट्स को जा सकते हैं, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है उनको साइट्स पे जाके प्रेस रिलीज से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने निकाल के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको प्री में ये क्वेश्चन हिट कर सकता है। सेकेंड आया, नेपाल रिसीव्स $9.4 million फॉर द फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट अंडर द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। अगर एग्जाम में पूछा जाए फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी चलाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये होता क्या है? तो लाइक ये वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक है एंड ये नेपाल है, ठीक है। इसको यहाँ डिफोरेस्टेशन है, तो इसका कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है, तो इसके यहाँ कार्बन इमिशन कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, जितने इंडिविजुअल है, सिविल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, उनसे पैसे लेगा एंड इसको देगा, जिसके कारण क्या करेगा, नेपाल में इमिशन कम होगा। फिर ये अपना कार्बन क्रेडिट लेगा, दूसरे इंस्टीट्यूशन को बेचेगा, फिर ये पैसे लेगा एंड फिर ये वर्ल्ड बैंक को देगा, फिर वर्ल्ड बैंक इनको देगा। तो ये एक पूरा इंटरेस्ट रेट का गेम है, ये काफी डिटेल में मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए अगर प्री में पूछा जाए आपसे कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी क्या होता है, तो आप बोलेगा ये वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अबाउट द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अब आया, न्यू रिपोर्ट ऑफर्स द मोस्ट एक्सटेंसिव ग्लोबल रिसोर्स ऑन द रिजर्व मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अगर एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आए रिजर्व मैनेजमेंट प्रैक्टिस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के डायरेक्ट चैनल से, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के डायरेक्ट साइट से हमने ये रिपोर्ट्स निकाला है और आपके लिए लाए हैं। डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है पीआईबी से, इससे भी हमने देखा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेड द 350th शहीदी दिवस फॉर द श्री गुरु तेज बहादुर जी एट कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। तो इससे हमें क्या नॉलेज निकालना होगा, तो गुरु तेज बहादुर आखिर है कौन? देखिए मैं पहले भी हमेशा करता हूं, अगर एक टॉपिक से बस एक ही टॉपिक पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसे मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ने का ट्राई करते हैं। एक्सक्यूज मी, ओके ठीक है, इसको साइड में हटाते हैं। गुरु तेज बहादुर है, ठीक है। तो गुरु तेज बहादुर, इनका इरा था 1621 टू 1675, ये गुरु तेज बहादुर का इरा था। तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में, सिक्स्थ गुरु हर गोविंद सिंह जी के यहाँ। तो जो ये थे सिक्स्थ गुरु हरगोविंद सिंह जी के सुपुत्र थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। एंड
एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा जाए तो ये 9th सिख गुरु भी थे और इनका जो टाइटल मिला था तेज बहादुर, इनको बैटल ऑफ करतारपुर में मिला था। बैटल ऑफ करतारपुर था, उनमें इनको तेज बहादुर के टाइटल से नवाजा गया था। ये था इंफॉर्मेशन आपको गुरु तेज बहादुर के रिगार्डिंग। आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, गुरु तेज बहादुर के द्वारा कौन सा सिटी एस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए लास्ट आर्टिकल देखते हैं। PM shares an article highlighting the government's transformative labor reforms that are shaping future ready economy। ये प्रॉपर एक मेंस का टॉपिक है, लेबर रिफॉर्म्स। मैं इसका एक हाईलाइट दे देता हूं। पहले इंडिया में 29 से भी ज्यादा लेबर लॉज थे एंड अब उसको मर्ज करके 4 लेबर लॉज को बनाया गया है, जिसमें कि गिग इकोनॉमी, इनफॉर्मल लेबर को लीगल सिक्योरिटी दिया गया है। ठीक है, इनको लीगल सिक्योरिटी दिया गया है नए लेबर लॉज में। एंड इसमें एक और अमेंडमेंट ऐड किया गया है कि लाइक अगर पहले आपके पास 100 इंप्लॉई है, अगर आपको ले ऑफ करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, बट इसको बढ़ा के अब 300 कर दिया गया है। अगर आपके पास 300 इंप्लॉई है, ठीक है, एंड उनको आप ले ऑफ करना चाहते हैं तो आपको किसी की परमिशन नहीं लगेगी। इससे क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। जो कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज थे उनको सिंपल कर दिया गया। ठीक है, ये था लेबर लॉज। तो हमने आज का सारा आर्टिकल देख लिया, कुछ नहीं बचा। ओके, एक आर्टिकल शायद बच गया। ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। पीएम टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशंस एट द सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन ऑन 26 नवंबर। तो आज 26 नवंबर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो एक जल्दी से ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो 1928 में, अगर हालांकि देखा जाए 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो था, जो फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए। उसके बाद इसका आएगा 1934। 1934 में एमएन रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फॉरवर्ड किया गया, जिसको कि 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। मतलब एमएन रॉय ने आइडिया रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, जिसको कि कांग्रेस ने 1935 में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है, जिन्होंने उन्हें कहा कि हमको मतलब हमारे नेशन को ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है जो कि इलेक्टेड हो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स। ये था जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, जिसके कारण 1940 में लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा अगस्त ऑफर लाया गया, जिसमें कहा गया कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन होगा। ठीक है, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात था, जबकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। एंड मुस्लिम लीग को 2 कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था फॉर 2 स्टेट्स। ये था 1942। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना हुआ, जिसका फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में किया गया एंड सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पेश किया, जिसमें क्या था, हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए नेशन क्या होगा, जिसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया गया। तो इसी तरह करते करते
2 years 11 month and 18 days 2 months 11 years and 18 days में 395 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी हुआ। ये था कॉन्स्टिट्यूशन का कहानी। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो ये एक वीकली रिव्यू का लेक्चर था कि मतलब इस वीक में हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पीआईबी में क्या न्यूज आए थे। तो कल से हम लोग डेली मिलेंगे इसी तरह आर्टिकल से, कभी न्यूज़पेपर से, कभी इंटरनेशनल साइट से, हमेशा कभी कोई मैगजीन से। तो चलिए, आशा करता हूं आपको लेक्चर अच्छा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। कितना देर करूंगा।